मैं कौशलेंद्र कुमार आज आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जहाँ कानून केवल शो पीस है और न्याय की मूर्ति अपना स्क्रिप्ट पढ़ती है बस। तो स्वागत है सुप्रीम कोर्ट ऑफ भारत में। यहाँ पट्टी बांधी देवी तराजू को झुका देती है, जूते हवा में उछलते हैं और फैसले ऐसे आते हैं जैसे ब्लॉकबस्टर ट्विस्ट हो। हर मोड़ पर ड्रामा है, हर सीन में तड़का है। भारत का सर्वोच्च न्यायालय न्याय का किला है या भव्य थिएटर बन के रह गया है? क्यों हर बार हिंदू मामलों में पट्टी खिसक कर एक तरफा झुक जाती है? मंदिर हो या सर्कस, तराजू हमेशा तिरछा होता है, तलवारें हमेशा सनातनियों की ओर होती है। सबसे पहले हम लोग कोर्ट के जो कुछ रिसेंट ऑर्डर्स हुए हैं उसको वन बाय वन डिस्कस करेंगे, जिससे कि ये क्लियर हो जाएगा कि कोर्ट क्या मैसेज देना चाहता है। क्या कोर्ट जो मेजोरिटी पॉपुलेशन है, जो सनातनी समाज है भारत का, उसको थोड़ा बहुत भी फेवर करता है या नहीं करता है। तो आइए जो सबसे रिसेंट विवादित मामला हुआ है उसके बारे में जानते हैं। ये मामला है खजुराहो की जो विष्णु मूर्ति है उसको लेकर के। बेसिकली राकेश दलाल के नाम के एक व्यक्ति ने उन्होंने कोर्ट में PIL फाइल किया था कि भगवान विष्णु की मूर्ति जो खजुराहो में MP में उसको 7 फुट की मूर्ति है, वो खंडित कर दिया गया था मुगलों के द्वारा लगभग 12वीं-13वीं सेंचुरी में। तो राकेश दलाल का कहना था उस PIL में कि उन्होंने कई बार सरकार को और ASI वगैरह को रिक्वेस्ट किया उस मूर्ति को ठीक करवाने के लिए या रिप्लेस करवाने के लिए, जो भी मतलब उनका एम रहा होगा, लेकिन ASI वगैरह ने इस पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में PIL फाइल किया था कि आप ही ऑर्डर दीजिए, मतलब सुप्रीम कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट अगर ऑर्डर देगी तभी जा करके वो मूर्ति ASI उसको ठीक करवा पाएगी। अब इस पे बहस कहाँ से शुरू हुई, इस पे पब्लिक क्यों चिढ़ गई, वो जानिए। ये मूर्ति चूंकि बहुत पुरानी है, चंद्रवंशी राजाओं ने बनाई थी बहुत पहले। अब जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट के पास गया तो सुप्रीम कोर्ट का कमेंट जो है वो अजीब तरह का आया है। यहाँ पे कोर्ट ने जो कहा वो विवादित क्यों हुआ। सबसे पहले इसका ये जिस बेंच के पास गया था उसमें से एक जस्टिस ऑगस्टाइन इस मसीह थे और दूसरे मेंबर जो उसमें थे वो चीफ जस्टिस गवई थे। और इनके पास जब PIL आया तो इन्होंने जो बोला वो ये था कि ये मैटर सुप्रीम कोर्ट के ज्यूरिसडिक्शन में नहीं आया है, नहीं है। मतलब सुनिए, सुप्रीम कोर्ट की ज्यूरिसडिक्शन में तमाम तरह की चीजें आती हैं। ये पब्लिक का कहना था। पब्लिक इस बात से जो नाराज हुई, जो सोशल मीडिया पे रिएक्शंस देना शुरू की, वो ये था कि सुप्रीम कोर्ट तमाम तरह की चीज़ों में अपना ज्यूरिसडिक्शन दिखाता रहता है। जैसे दही हांडी की ऊंचाई हो गई, जैसे जलील कुट्टू जो गेम होता है तमिलनाडु में, उसके बारे में बताती रहती है, पटाखों पे ज्ञान देती रहती है, पानी पे ज्ञान देती रहती है होली में। मतलब सुप्रीम कोर्ट हर चीज़ को अपना ज्यूरिसडिक्शन का बताती है, सिवाय इसके कि अगर कभी कोई हिंदुओं से जुड़ा हुआ मामला इनके पास जाता है तो वो सरेआम बोल देते हैं कि ये उनके ज्यूरिसडिक्शन में नहीं है। ऐसा रियल में हो सकता है कि ये इनकी ज्यूरिसडिक्शन में नहीं था, बट चूंकि इस तरह के कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट सुप्रीम कोर्ट देती रहती है, जो संसद के पास कानून होते हैं उसमें सुप्रीम कोर्ट सुओ मोटो संज्ञान लेकर के इंटरफेयर करते रहती है, जबकि वो कई बार उनके ज्यूरिसडिक्शन में नहीं भी होता है। बट जब बात आती है हिंदुओं के हितों की रक्षा के लिए तो वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट सीधे सीधे बोल देती है कि हमारे ज्यूरिसडिक्शन में नहीं है। भले ही ये बात सही हो, स्टिल इस वजह से नाराज हुई और उन्होंने अपनी नाराजगी को सोशल मीडिया के माध्यम से प्रकट किया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने आगे भी कुछ कहा था जो बहुत विवादित भी था। एक बात और एक इम्पॉर्टेंट था। जो इम्पोर्टेंट था वो ये था, उन्होंने कहा कि ये ASI का मामला है, आप ASI को जाकर के बोलिए। अब यहाँ पे क्या हुआ, अब अगर राकेश दलाल या कोई भी बंदा अगर ASI को जाकर के बोलते हैं तो ASI मना नहीं कर पाएगी। दैट मीन्स कि एक तरह से स्टाम्प लग गया कि अब वो मूर्ति को जैसे चाहे वैसे लोग बनवा सकते हैं। ये तो हो गई पॉजिटिव बात। निगेटिव बात ये हुई लाइटर अंदाज में, जो चीफ जस्टिस थे उन्होंने एक नोट लगा दिया। नोट क्या लगाया, उन्होंने बोल दिया कि आप जब भगवान विष्णु के इतने बड़े कट्टर भक्त हैं, राकेश दलाल को बोला, तो आप जाकर के भगवान विष्णु को ही बोलिए ना कि वो मूर्ति को ठीक कर दें। अब ये स्टेटमेंट भले ही बेहद मजाकिया तरीके से बोला गया हो लाइटर नोट में, लेकिन जो धार्मिक हिंदू है या जो फिर सनातनी लोग हैं उन्होंने इसको हिरण्यकश्यपु से जोड़ दिया। क्योंकि जब भक्त प्रहलाद विष्णु का नाम या माला जपते रहते थे, जब वो विष्णु के भक्त थे, तो जो राक्षस वंश में के राजा थे हिरण्यकश्यपु, उन्होंने भी यही बोला था कि अगर तुम्हारा विष्णु हर जगह है तो मतलब उसने बोला था क्या तुम्हारा विष्णु इस खंभे में भी है? भक्त प्रहलाद ने बोला कि हाँ विष्णु तो हर जगह, इस खंभे में भी है, मुझ में है, आप में है। तब उसने बोला था कि तो बोल अपने विष्णु को कि इस खंभे से निकले, ले मैं इस खंभे को तोड़ देता हूँ। सनातनियों ने चीफ जस्टिस के स्टेटमेंट को ऐसे कनेक्ट किया कि चीफ जस्टिस तो हिरण्यकश्यपु की भाषा बोल रहे हैं। ये सोशल मीडिया पे बोला गया सनातनियों के द्वारा कि चीफ जस्टिस तो ऐसा लग रहा है जैसे हिरण्यकश्यपु की भाषा बोल रहे हैं।
और जिसने PIL फाइल किया था वो तो बेचारा भक्त प्रहलाद की तरह जस्ट एक PIL लेकर के, अर्जी लेकर के पहुंचा हुआ है। हालांकि यहाँ पे पब्लिक ने एक चीज़ जो इग्नोर किया, जो पॉजिटिव चीज़, वो ये था कि चीफ जस्टिस ने साफ साफ बोला था कि ये मैटर ASI का है जो रियल में है, और आप ASI के पास जाइए। तो ये था कारण, और ये था कि क्यों पब्लिक इसके ऊपर भड़की थी। हालांकि ये जस्ट एक एग्जाम्पल है। पब्लिक का गुस्सा सिर्फ इस एक डिसीजन की वजह से नहीं फूटा, ऐसे तमाम तरह के डिसीजंस लिए गए, सैकड़ों डिसीजंस लिए गए, जो कभी कभी ऐसा लगता है कि सुप्रीम कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट जस्ट पब्लिक से बदला लेने के लिए ऐसा कर रही है। अब मैं सारे एग्जांपल्स तो नहीं दे पाऊंगा, बट मैं एक दो एग्जांपल्स या दो चार एग्जांपल्स और दे करके यहाँ पे बताना चाहूंगा कि पब्लिक क्यों गुस्सा थी। आप इसको ऐसे समझिए कि जब आप पत्थर पे चोट मारते हैं तो 150-200 चोट मारने से पत्थर नहीं टूटता, आखिरी लेकिन एक चोट मारने से वो टूट जाता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता है कि वो आखिरी चोट से पत्थर टूटा है। पत्थर टूटता है सारे चोटों से, लेकिन सारे चोटों से पत्थर कमजोर होता जाता है, एंड फाइनल एक चोट ऐसा होता है जिससे वो टूट के बिखर जाता है। यहाँ वही हुआ है, पब्लिक पहले से बिखरी पड़ी थी। सुप्रीम कोर्ट के हर बार बहुसंख्यक समाज के अगेंस्ट डिसीजन देने से जो बहुसंख्यक समाज की जनता है, जो सनातनी जनता है, वो बुरी तरह से चिड़ी हुई थी। और जब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भगवान विष्णु पे कमेंट आया, और जो कमेंट सिमिलर टू हिरण्यकश्यपु था, तो जो जनता थी वो बर्दाश्त नहीं कर पाई और उनका गुस्सा फट करके सोशल मीडिया के थ्रू निकल पड़ा। अगर आप यहाँ पे दूसरे एग्जाम्पल्स देखना चाहेंगे जो नियर फ्यूचर में दिए गए, तो मैं दूसरा एग्जाम्पल कोट करना चाहूंगा शनि शिंगणापुर मंदिर का, जिसमें महिलाओं को जबरदस्ती इन्होंने फोर्स किया प्रवेश करने के लिए। उससे भी सनातन जनता चिड़ी हुई थी। तो वैसे में क्या है कि कई सारे देवी देवता जो हैं वो एक पर्टिकुलर चीज़ के लिए ही है। जैसे इंद्र देवता पानी के देवता है, तो उसी तरह से अग्नि देवता अग्नि के देवता है, जो पवन देव है वायु के देवता है। वैसे यहाँ पे तो उस तरह से कई सारे मंदिर बने हुए हैं जो सिर्फ स्पेशलाइज्ड एक पर्टिकुलर तरह के लोगों के लिए है। यहाँ लोगों से मेरा मतलब है कई मंदिर भारत में है जो बहुत ज़्यादा नहीं है, मे भी 2-4-10 होंगे, वो सिर्फ महिलाओं के लिए, और कई मंदिर भारत में हैं वो सिर्फ पुरुषों के लिए। मोस्ट ऑफ द मंदिर जो है वो सारे लोगों के लिए। तो जो शनि शिंगणापुर मंदिर है उसमें महिलाओं का प्रवेश वर्जित है, जिसका प्रॉपर रीजन दिया गया, कारण बताया गया कि क्यों वर्जित है। लेकिन सैकड़ों साल पुरानी इस परंपरा को कोर्ट ने एक झटके में तोड़ दिया कि महिलाओं के प्रवेश पर रोक नहीं लगेगा। जब हिंदू बोलने लगे कि मंदिरों के नियम भी क्या आप संविधान से थोड़ी नहीं चलेंगे, तो शास्त्र से चलते हैं। कोर्ट ने आर्टिकल 14 और आर्टिकल 21 का हवाला दे करके ये सब भगवान के दरवाजे पे थोप दिया दोनों आर्टिकल को। तो ये अनदर रीजन था कि पब्लिक इन सब चीज़ों से परेशान थी और फटक थी पहले से। सबरीमाला मंदिर केस 2018 में हुआ था, इसमें भी कोर्ट ने इसी तरह का व्यवहार किया। इसमें भी महिलाओं का प्रवेश वर्जित था। कोर्ट ने जबरदस्ती इंटरफेयर करके महिलाओं की एंट्री इसमें करवा दी। जो भक्त हैं, जो पुजारी हैं, वो बोलते रह गए कि भगवान अयप्पा की जो परंपरा है उसको कोर्ट को उसमें इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, और अगर महिलाओं के प्रवेश यहाँ पे वर्जित है, उन्होंने प्रॉपर रीजनिंग दी जो उस टाइम सोशल मीडिया पे भी छाए रहे और मेन स्ट्रीम मीडिया पे भी। लेकिन कोर्ट उनकी बात मानने से इनकार कर दिया और उन्होंने जबरदस्ती भगवान पे थोप दिया कि नहीं, भगवान की तरफ से कुछ भी परंपरा हो, हम कह रहे हैं ना कि महिलाओं का प्रवेश होगा तो महिलाओं का प्रवेश होगा। बेशक हिंदू बोलते रहे कि भगवान की इच्छा ये वो सब कोर्ट ने नहीं माना। कोर्ट ने आर्टिकल 25 और 26 का हवाला दे करके और महिलाओं को वहाँ पे एंट्री दिलवा करके ये सब मतलब हिंदू सनातनियों पे थोप दिया। ये सब वजह था हिंदू जनता का सोशल मीडिया पे गुस्सा फूटने का। मतलब सनातनी लोग जो परेशान है, सनातनी लोग जो अपना गुस्सा दिखा रहा है सोशल मीडिया पे या क्रिटिसाइज कर रहा है कोर्ट को, उसका यही सब वजह है, क्योंकि उनको लग रहा है कि सनातनियों को सिर्फ टारगेट किया जा रहा है भारत में। इतना ही नहीं, आप दूसरे एग्जाम्पल्स भी लेकर के देख सकते हैं, जैसे कि दही हांडी पे सुप्रीम कोर्ट ज्ञान देते हुए पाई जाती है। माननीय सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि 18 साल से कम उम्र के बच्चे दही हांडी में हिस्सा नहीं लेंगे। माननीय सुप्रीम कोर्ट, आपके पास लाखों केस पड़े हुए हैं, आप प्लीज़ और आप कृपया करके उन केसेस को पहले निपटाइए। लोग 10-10, 20-20, 30-30 साल से इंतजार कर रहे हैं अपना डेट आने का। तो ये जो हिपोक्रेसी है, इसकी वजह से सनातनी लोग परेशान था और यही गुस्सा सनातनियों का फूटा है। सेम चीज़ जो गाय काटने पर ज्ञान दिया गया है वो भी ऐसे ही है। माननीय कोर्ट का कहना है कि गाय काटने पर राष्ट्रीय बैन नहीं है, मतलब कि गाय को आप चाहो तो काट सकते हो। ये लोग ऐसे ऐसे लॉजिक्स देते हैं, ये कोर्ट नहीं, नॉर्मल लोग लॉजिक देते हैं कि अगर आप मांस खाते हो तो कोई भी मांस खाने में क्या दिक्कत है। बात वो नहीं है, मांस खाते इसका मतलब नहीं है कि किसी का भी मांस खा लेंगे। बात आस्था की होती है। गाय में हमारी आस्था है। अगर गाय को सनातनी लोग मदर मानते हैं तो आपको गाय का मांस ही क्यों खाना है? क्या दुनिया में तमाम तरह के मांस खत्म हो चुके हैं? इसको आप दूसरे एग्जाम्पल से समझिए। आपके घर में अगर आप एक महिला हो, आपके घर में बाप है, भाई है, बहन है, हस्बैंड है, आपके फ्रेंड है, क्या आप सबको सेम ट्रीटमेंट देते हो? क्या आपका हस्बैंड और आपका भाई एक जैसा ट्रीटमेंट पाता है आपसे? नहीं ना। वहाँ पे भावना काम आती है, वहाँ पे आस्था काम आती है।
आप सबको अलग अलग ट्रीटमेंट देते हो, बाप को इज्जत से देखते हो, भाई को वैसे देखते हो, हस्बैंड को अलग तरीके से देखते हो, सिमिलर तरीके से। जस्ट बिकॉज सारे एनिमल्स हैं, सबके अंदर मांस है, इसका मतलब ये नहीं कि हम सभी का मांस खा सकते हैं। आपको भावना और आस्था का भी ख्याल रखना होता है। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने फिर से सनातन के अगेंस्ट जाते हुए ये बोल दिया कि गाय काटना जायज है। तो इस तरह का जो स्टेटमेंट आते रहता है बीच बीच में कोर्ट से, इस वजह से सनातनी लोग परेशान रहा है। सनातनियों का गुस्सा इस वजह से फूटा पड़ा है क्योंकि जब मामला दूसरे मजहबों की आती है, दूसरे धर्मों की आती है, तब कोर्ट तुरंत उनकी मदद के लिए तैयार रहते हैं। जैसे यूपी में मदरसों पर जब बैन लगाया सरकार ने, तो कोर्ट ने उसको तुरंत पलट दिया। हिंदू समाज ने जब पूछा कि हमारे संस्कृत विद्यालयों का क्या, हिंदुओं को इनके विद्यालयों को खोलने में बहुत मुसीबतों का सामना करना पड़ता है, इनको लाइसेंस लगभग नहीं मिलता है। ऐसा हिंदुओं का कहना है कि ऐसे लगता है जैसे कि कोर्ट सिर्फ एक समुदाय के लिए काम करने के लिए बैठा हुआ है, एक या दो समुदाय को आगे बढ़ाने के लिए बैठा हुआ है। वहाँ पे बहुसंख्यक समाज को सिर्फ दबाने का काम कोर्ट में किया जा रहा है। ये सब चीज़ें जो है वो हिंदुओं के गुस्से को उजागर करती हैं आजकल सोशल मीडिया पे। मतलब अगर आप ऐसे ही करते रहोगे तो एक टाइम तो ऐसा आएगा जब बहुसंख्यक समाज की जो कल्चर है, संस्कृति है, वो तो हमेशा के लिए गायब हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। इसी तरह से जब AMU को, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को कोर्ट ने अल्पसंख्यक का दर्जा दे दिया, कोर्ट का तराजू हमेशा एक तरफा ही क्यों झुकता है? हिंदुओं की आस्था, शिक्षा और संस्कृति को बार बार नजरअंदाज क्यों किया जाता है? क्या हिंदुओं की विरासत का कोई वैल्यू नहीं है? एक तरफ जहां ओवैसी का भाई ओपनली 15 मिनट में हिंदुओं को खत्म करने का ऐलान करता है, तब सुप्रीम कोर्ट या माननीय सुप्रीम कोर्ट या कोई भी उस पर सुओ मोटो संज्ञान नहीं लेता और कोई भी उसके ऊपर कंप्लेन करने पे भी कोई एक्शन नहीं लिया जाता। ये जिसको हिंदू लोग आजकल दोगलापन बोलने लग गया, ये दोगलापन टाइप का जो बिहेवियर किया जा रहा है हिंदुओं के साथ ना, ये हिंदुओं को अब परेशान कर रहा है। पहले हिंदू इन बातों पे ध्यान नहीं देता था, अब हिंदू इन बातों से बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका है। यहाँ मैं एक आखिरी एग्जाम्पल देना चाहूँगा और वो है व्यभिचार का कानून। व्यभिचार का कानून भारत में IPC की धारा, भारतीय दंड संहिता की धारा 497 के तहत लागू थी। इसमें क्या था कि अगर कोई विवाहित मैरिड मेल किसी मैरिड फीमेल के साथ किसी तरह का भी रिलेशन बनाता है तो इसके तहत 5 साल तक की सजा या फिर जुर्माना या दोनों हो सकता था पुरुष को। इसमें महिला को सजा का प्रावधान नहीं था। ये भारत में वैलिड था लंबे समय से। अब इस पे क्या होता है, 27 सितंबर 2018 को, नाम देखिए, जोसेफ साइन बनाम भारत सरकार का केस आता है। अब जोसेफ साइन नाम से आपको पता चल गया होगा कि ये बंदा या तो क्रिश्चियन था, और इसके बाद क्या होता है, कोर्ट इस कानून को बदल देती है। मतलब कोर्ट इसको लीगलाइज कर देती है। यानी कि आप समझो, कोर्ट बोल रही है कि हाँ, एडल्ट्री अब अलाउड है, व्यभिचार अलाउड है। मतलब मैरिड पीपल, मेल किसी मैरिड फीमेल के साथ अब गलत संबंध बना सकता है। मतलब कोर्ट इन चीज़ों को अब बढ़ावा देने लग गई है। सुप्रीम कोर्ट का बुलडोजर एक्शन भी इसी तरह से पब्लिक क्रिटिसिज्म का शिकार हुआ ये कि जब यूपी जो है वो क्राइम का गढ़ बन चुका था एक ज़माने में, वहाँ पे जब योगी आदित्यनाथ का आगमन होता है एज ए CM, तो उन्होंने इस पर सबसे पहले लगाम लगाया। अगले 5-7 सालों में उन्होंने पूरी की पूरी जो क्राइम थी उसको एक तरह से कह सकते हैं कि नेग्लिजिबल बनाने की कोशिश की। और इसमें उन्होंने एक ऐसा अस्त्र शस्त्र को यूज़ किया जो पहले था लेकिन वो उसको यूज़ नहीं किया जा रहा था, वो था बुलडोजर। उन्होंने बुलडोजर को इतना ज़्यादा यूज़ किया, कोई भी क्रिमिनल था उसका घर तोड़ देना, जो इलीगल घर होते हैं जनरली, उसको तोड़ करके उसको सधा देना। जो प्रीवियस चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे मिस्टर DY चंद्रचूड़, वो नवंबर 2024 में उन्होंने बुलडोजर के खिलाफ डिसीजन तुरंत दे दिया। और इतना ही नहीं, जबकि ऐसा माना जाता है कि जो भी संवैधानिक पोस्ट पर बैठा हुआ व्यक्ति होगा वो इम्पार्शियल होकर के डिसीजन देगा, मतलब चीज़ों को पर्सनल नहीं बनाएगा। लेकिन DY चंद्रचूड़ ने इस लाइन को क्रॉस कर लिया था। जब वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे तो नवंबर 2024 में उन्होंने एक केस की सुनवाई करते हुए जो 2019 में फाइल हुआ था, उन्होंने बोला कि बुलडोजर नहीं चल सकता है, मतलब बुलडोजर एक्शन के खिलाफ डिसीजन दे दिया। लेकिन इसके बाद उन्होंने जो बोला वो एक्सट्रीमली कंट्रोवर्शियल बन गया था, वो डिसकंटेंट का कारण बना सनातनियों के मन में। CJI चंद्रचूड़ ने कहा था कि मुझे इस आदेश को सुनाकर आत्मा को शीतलता मिली है। मतलब उन्होंने अपना पर्सनल इशूज को वहां पे यूज किया डिसीजन देने के लिए, जो कि इलीगल है। एक मचांग लालुंग थे असम के, उनको 54 साल तक जेल में रखा गया। 54 साल तक जेल में रखने के बाद उनको निकाला गया 2005 में, 2007 में उनका डेथ हो गया, जेल से निकलते ही 2 साल में, क्योंकि उन्होंने कोई गंभीर अपराध नहीं किए थे। ये जस्ट टाल मटोल की वजह से हुआ, उनको भुला दिया गया था। बाद में उनको 1 रुपये के बॉन्ड पे शायद छोड़ दिया गया। बाहर आए तो उनको सिर्फ 2-3 लाख रुपए का जुर्माना देने को बोला गया असम सरकार को। 2 साल बाद उनका डेथ हो गया। सोचिए
बहुत ही छोटी सी मामूली सी नहीं के बराबर अपराध के लिए इस तरह की कड़ी सजा दी गई है, जस्ट बिकॉज कि कोर्ट के पास टाइम नहीं था इनके लिए सुओ मोटो लेने के लिए या इन पे डिस्कस करने के लिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट बिजी रहते हैं। अगर आप दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पे, तो वो है बिहार के अर्जुन यादव। उनके साथ भी सिमिलर केस हुआ। एक तथाकथित किसी क्राइम के आरोप में उनको डाला गया, 20 साल बाद पता चला कि उन्होंने वो क्राइम किया ही नहीं है, तब उनको बरी किया गया। लेकिन जो 20 साल उनका चला गया बिना क्राइम के, बिना किसी सजा के, वो उनको कौन लौटाएगा? यही चीज़ यूपी में विष्णु तिवारी के साथ भी हुआ। उनको भी इसी तरह से तथाकथित मर्डर या किसी क्राइम के चक्कर में उनको जेल में डाल दिया गया, 20 साल बाद उनको छोड़ा गया। यहाँ मैं एक और घटना का जिक्र करना चाहूँगा, और वो है जूता फेंकने वाली घटना। मतलब इस पूरी घटना का कोई चश्मदीद गवाह नहीं है जिन पे फेंका गया उनके अलावा और जिसने फेंका है उसके अलावा। कहीं ऐसा तो नहीं है कि जूता फेंकने वाली घटना एक स्टेज शो है जिसमें रियल में ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। जस्ट जिस बंदे ने जूता फेंका है वो बाहर आकर के बोल दिया कि हाँ मैंने जूता फेंका है या फेंकने की कोशिश की है, और इस बात को मीडिया में बढ़ा चढ़ा के पेश किया जा रहा है कि जैसे बार बार राहुल गांधी बोलते रहते हैं कि नेपाल की तरह जेनजीज को यहाँ पे सड़कों पे उतरना चाहिए सरकार के खिलाफ, सरकार गिरा देना चाहिए ताकि उस राहुल गांधी को पीएम बनने का मौका मिले। तो कहीं इसी टूल किट का वो हिस्सा तो नहीं है? जैसे कि बांग्लादेश में हुआ था कि सुप्रीम कोर्ट से एक डिसीजन आता है जो डिसीजन काफी हद तक जेन्युइन होता है, उस जेन्युइन डिसीजन के अगेंस्ट वहाँ के छात्र लोग आंदोलन करने लग जाते हैं और वो आंदोलन को हैक कर लेता है यूनुस। उसके बाद यूनुस अचानक से बिना चुना हुआ पीएम बन जाता है बांग्लादेश का। ऐसा मुंगेरी लाल का सपना देखता रहता है राहुल गांधी। कहीं इस तरह के टूल किट का ये हिस्सा तो नहीं था जूता फेंकने वाली घटना। अब ये सब सवाल पब्लिक करने लगी, ये मेरा सवाल नहीं है, ये आम जनता पूछ रही है सोशल मीडिया पे दौड़ दौड़ के। पब्लिक फेडअप हो चुकी है माय लॉर्ड साहब। आप लोग अगर इस पे ध्यान नहीं दीजिएगा तो ये पब्लिक है, यहाँ पे जनता तो ऐसा है कि बड़ी बड़ी सरकारों को गिराती है। जनता मतलब बहुत पावरफुल होती है। आप जनता से बदला नहीं लीजिए। जनता को जो फीलिंग्स आ रही है, जनता जो ओपनली अब बोलना शुरू की है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के डिसीजंस आते हैं तो ऐसा लगता है जैसे हमसे कोई बदला ले रहा है। इस चीज़ को कहीं ना कहीं कुछ हद तक बैलेंस किया जाना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो भारी दिक्कत फेस करना पड़ सकता है हमारी सोसाइटी को, और उसकी कीमत हमारे जनरेशन को चुकानी पड़ेगी, हम लोगों को चुकानी पड़ेगी, मुझे चुकानी पड़ेगी। जनता की नाराजगी का सिर्फ एक वजह नहीं है, 2-2 महीने की पूरे गर्मी की छुट्टियां ली जाती हैं न्यायालयों में। अब जनता का कहना है कि भाई ये सिस्टम क्यों अवेलेबल है, क्यों? अगर 2 महीने की छुट्टी चाहिए तो फिर 2 महीने की छुट्टी सभी गवर्नमेंट ऑफिसर्स को दीजिए ना, गवर्नमेंट ही क्यों, प्राइवेट ऑफिसर्स को भी दीजिए। यहाँ पे मैं बता दूं कि जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, जो एसपी, कलेक्टर, डीएम होते हैं, जो एसडीएम होते हैं, जो दरोगा होते हैं, ये लोग 24 घंटे ड्यूटी करते हैं। मैंने अपनी आंखों से देखा है कि इनको 2-2 बजे 4-4 बजे रात में भी ये लोग फ़ोन उठाते हैं और ये लोग ड्यूटी पे, ये लोग सीन पे पहुंच जाएंगे जहाँ पे कोई घटना घट रही होती है, उसको जाकर के रुकवाते हैं। ये लोग कभी नहीं बोलते कि मैं सो रहा हूँ। तो ऐसे लोग को भी तो 2 महीने की छुट्टी मिलनी चाहिए। वो चाहे प्रधानमंत्री हो, वो चाहे मुख्यमंत्री हो, किसी भी तरह के मंत्री हो, या वो ब्यूरोक्रेट्स हो, या वो माननीय सुप्रीम कोर्ट के या किसी भी कोर्ट के जज हैं, ये सारे लोग जनता के लिए हैं, जनता को बेनिफिट देने के लिए है, जनता को परेशान करने के लिए नहीं है। आपको जनता को बचाने के लिए ये सब पावर दिए गए हैं, जनता को परेशान या टॉर्चर करने के लिए नहीं। आपके हर डिसीजन जनता के अगेंस्ट नहीं जा सकते हैं। आप 2-2 महीने की छुट्टी लेके क्यों, कैसे जा सकते हैं? आप सोचिए, आप 2 महीने की छुट्टी पे हैं, क्या 2 महीने तक यहाँ पे क्राइम रुक गया है? क्या 2 महीने में कोई केसेस नहीं आ रहे हैं? 2 महीने पहले अगर कोई बंदा गिरफ्तार हुआ होगा जिसने कोई मामूली सा क्राइम किया होगा, पॉकेटमारी किया होगा, या हो सकता है उसको गलती से पकड़ लिया गया होगा, तो क्या वो 2 महीने तक जेल में सड़ता रहेगा जब तक आप छुट्टी पे वापस नहीं आ जाते? क्या आपने कभी 2 सेकंड के लिए भी सोचा है कि एक आम आदमी जो गलती से गिरफ्तार हो गया है या किसी वजह से आपके छुट्टी पे जाने से पहले गिरफ्तार हो गया, वो बिना मतलब का 2 महीने के लिए जेल में सड़ रहा होगा? अगर उसकी एकमात्र पत्नी या एकमात्र बेटी होगी, वो कैसे सर्वाइव करेगी गाँव में या शहर में? और अगर आपको लगता है कि 2 महीने की छुट्टी जायज़ है तो फिर दे दीजिए सभी को 2 महीने की छुट्टी। प्रधानमंत्री को दे दीजिए, मुख्यमंत्री को दे दीजिए, सारे मंत्री को। मैं तो कह रहा हूँ कि एसपी, डीएसपी, कलेक्टर सभी को दे दीजिए। मैं तो कहता हूँ प्राइवेट कंपनीज में भी सभी को दे दीजिए। हर कोई 2 महीने की छुट्टी पे चला जाएगा। 2 महीने के लिए जिंदगी को स्टैंड स्टिल पे लाके रख दीजिए। नहीं, आप ये नहीं करेंगे। आप यहाँ पे हिपोक्रेसी का इस्तेमाल करेंगे। आप चाहते हैं कि सिर्फ वो छुट्टियाँ आपके लिए हो, बाकी लोगों के लिए नहीं हो। तो ये चीज़ें पब्लिक को परेशान कर रही हैं। ये मेरे सवाल नहीं है, ये जनता के सवाल है। जनता जागरूक हो रही है सोशल मीडिया की वजह से, और शायद यही वजह है कि सोशल मीडिया को स्टॉप करने की आप लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं। माननीय सुप्रीम कोर्ट और माननीय कोर्ट्स के थ्रू कई बार गवर्नमेंट को बोला जा चुका है कि सोशल मीडिया पे लगाम लगाइए। सोशल मीडिया जो है वो हमें क्रिटिसाइज करती है। क्या दिक्कत है सोशल मीडिया की क्रिटिसाइज करने से? क्या हम में से सभी लोग, लोकतंत्र में सभी लोग जब जनता के लिए काम कर रहे हैं तो क्या जनता का फीडबैक मैटर नहीं करता है? क्या कंपनियों में ये बताया नहीं जाता है कि 360 डिग्री का फीडबैक होना चाहिए? जनता का फीडबैक भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना बाकी स्टेक होल्डर्स के फीडबैक इंपॉर्टेंट है।
तो वैसे में अगर जनता फीडबैक देती है क्रिटिसिज्म के थ्रू, तो क्यों आप जनता से नाराज हो रहे हैं? यही लॉजिक दिया जाता है जब आप लोग बोलते हैं कि हमें सेपरेट लेन प्रोवाइड कराया जाए। आम जनता के लिए, प्रधानमंत्री के लिए, मुख्यमंत्री के लिए जब सेम लेन है रोड्स पे, उनको भी उसी लेन से गुजरना पड़ रहा है, तो आप लोग सेपरेट लेन की मांग करते हैं बीच बीच में। फिर आपका कहना है हर चीज के लिए, यहाँ पे एसपी के सिलेक्शन के लिए, कलेक्टर के सिलेक्शन के लिए, हर चीज के लिए एग्जाम बना हुआ है। एक समय सीमा, टैलेंट सीमा, एक टैलेंट निर्धारित किया गया कि ये आदमी इतना टैलेंटेड होना चाहिए, इसमें इतना स्किल्स होना चाहिए, इतना पढ़ा लिखा होना चाहिए। यहाँ तक कि चपरासी के एग्जाम के लिए भी अच्छा सा एग्जाम होता है, बहुत टफ एग्जाम होता है। चपरासी का एग्जाम निकालना भी हमारे देश में ईजी नहीं है। पटवारी के एग्जाम के लिए भी लोग 100 वैकेंसी के लिए हजारों और लाखों लोग फॉर्म भरते हैं, एग्जाम देते हैं, तब जाकर के वो पटवारी भरते हैं, जिसमें हार्डली मैथ्स वगैरह का कुछ खास यूज होता है बन जाने के बाद। लेकिन जज बनने के लिए, माननीय कोर्ट के जज बनने के लिए इस तरह के एग्जाम का कहीं प्रावधान नहीं है। जज बनने के लिए 4 या 5 जजों की बेंच बना दी जाती है, वो डिसाइड करते हैं कि हाई कोर्ट के और सुप्रीम कोर्ट के जज कौन बनेंगे। मतलब इन्होंने अपने मन से, अपने तरीके से एक नया कॉलेजियम सिस्टम बना लिया है, जिसके तहत ये डिसाइड करेंगे। अब अगर कोई ह्यूमन डिसाइड करेगा बैठ करके चेयर पे कि अगला जज कौन बनेगा, ऑब्वियस सी बात है उसमें ह्यूमन एरर तो होना स्वाभाविक है, नेपोटिज्म वाली बात तो आनी स्वाभाविक है, बेसिक ह्यूमन नेचर है हमारा। ये मैं करूंगा तो शायद मैं भी नेपोटिज्म कर दूंगा, मैं भी थानोस की तरह इम्पार्शियल नहीं रह पाऊंगा। मैं भी अगर कोई डिसीजन लूंगा तो उसमें मैं भी अपने बच्चों को, पत्नी को, माँ बाप को ध्यान में रख करके ये सब डिसीजन लूंगा। तो वैसे में अगर कोई जज भी डिसीजन ले रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है कहीं ना कहीं वो भी प्रभावित होंगे। यही वजह है कि 300-400 फैमिलीज ही मोस्टली जजेस के लिए सेलेक्ट होते हैं। पिछले लंबे समय से ये देखा जा रहा है। पब्लिक इस चीज को लेकर के भी सोशल मीडिया पे अपने बातों को रखना शुरू कर दिए, क्रिटिसाइज करना शुरू कर दिए। इन बातों से आपको परेशानी नहीं होनी चाहिए। या तो आप जस्टिफाई कीजिए कि कॉलेजियम सिस्टम क्यों बेटर है एग्जाम सिस्टम से, क्यों जजेज एग्जाम के थ्रू नहीं बनने चाहिए, कॉलेजियम सिस्टम के ही थ्रू बनने चाहिए। जब मोदी गवर्नमेंट ने इस पे चेंज करने की कोशिश करी 2015 में या 16 में, तो आप लोगों ने उसको रद्द कर दिया। जो उन्होंने पार्लियामेंट से पास करवाया था, आपने उसको रद्दी टोकरी में डाल दिया। आपने बोला नहीं, कॉलेजियम सिस्टम ही बेटर है। ये सब चीजें जो है वो हिपोक्रिटिकल लगती हैं जनता को। आशा है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट कभी इस पे भी सुओ मोटो संज्ञान लेगी, सिवाय इसके कि दही हांडी की ऊंचाई कितनी होगी या कौन सुप्रीम कोर्ट के अगेंस्ट बोलता है, कौन नहीं बोलता है। आप 2 सेकंड के लिए ये भी सोचिए कि अगर कोई आपके खिलाफ पॉजिटिव या नेगेटिव क्रिटिसिज्म भी दे रहा है तो वो क्यों दे रहा है। कोई आदमी इस लेवल तक कैसे पहुंच गया कि वो आपके खिलाफ बोलना शुरू कर दिया है। बस इतना सभी को याद रखना पड़ेगा लोकतंत्र में कि कोई भी यहाँ पे गॉड नहीं है। कोई भी अपने आप को गॉड लाइक ट्रीटमेंट अगर देने को बोलता है तो वो अलाउड नहीं हो सकता। ये राजतंत्र नहीं है कि राजा अपने आप को गॉड घोषित कर देगा। लोकतंत्र में सभी सेवक हैं, नो मैटर आप किस पद पे हैं। जब हमारे माननीय प्रधानमंत्री अपने आप को जनता का सेवक बोल सकते हैं, तो बाकी सारे लोग जो यहाँ पे हैं, राष्ट्रपति के अलावा, वो माननीय राष्ट्रपति के अलावा सारे लोग कम से कम माननीय प्रधानमंत्री से तो नीचे ही है पोस्ट के मामलों में। तो जब माननीय प्रधानमंत्री खुद को जनता का सेवक बताते हैं, तो बाकी लोग कैसे अपने आप को जनता का मालिक या जनता या अपने आप को गॉड समझ सकते हैं। आशा है कि इस पे ध्यान दिया जाएगा।